बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक नंबर 5 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है लिबरलिज़म एंड न्यू लिबरलिज़म। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम हमने अप्रोचेस शुरू किए थे इंटरनेशनल रिलेशंस के, और जिसमें हमने पहला अप्रोच यानी रियलिज़म को पढ़ा था। हमने ये कहा था कि रियलिज़म वो थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो पावर की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। रियलिज़म कहता है कि स्टेट्स के दरमियान इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक अनार्की पाई जाती है, और उस अनार्की के तहत हर मुल्क को अपने सिक्योरिटी के लिए सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी मदद आप के तहत अपने पावर को गेन करना चाहिए। अगर कोई स्टेट कमज़ोर होगा तो कोई ताकतवर स्टेट जो है उस पर हमला कर सकता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में अपने सर्वाइवल के लिए पावर गेनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। ये रियलिज़म ने कहा था, और उसमें मैंने बहुत सारे फ़िलासफ़र्स के हवाले दिए थे। थुसिडाइडिस का हवाला दिया था, थॉमस हॉब्स का हवाला दिया था, इसके अलावा मैंने मैकियावेली का हवाला दिया था, और बहुत सारे लोगों का। न्यू रियलिज़म में मैंने कहा था कि जी केनेथ वॉल्टर्स का मैंने हवाला दिया था। आज हम लिबरलिज़म को पढ़ने जा रहे हैं। लिबरलिज़म जो है ये बिल्कुल रियलिज़म के अगेंस्ट एक थ्योरी है। तो आइए देखते हैं कि रियलिज़म इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है और ये थ्योरी हमें क्या बताती है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि लिबरलिज़म क्या है। वेल, टू बी वेरी फ्रैंक, ये बात बहुत अहम है कि जब हम लफ्ज़ सुनते हैं लिबरल या लिबरलिज़म या लिबरलिस्ट या लिबरल, तो हमारे जहन में एक सवाल ये आता है कि इससे मुराद जो है वो कोई लादीन होगा, कोई ऐसा शख्स जो मदर पिदर आज़ाद होगा, तो उसको हम लिबरल कहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिबरलिज़म का मकसद असल में बेसिकली ये लिबर्टी से निकला है। लिबरलिज़म लिबर्टी की बात करता है, पीस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, पीस की बात करता है। ये बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं जिनकी लिबरलिज़म बात करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि जब भी लिबरलिज़म का लफ्ज़ आता है तो हमारे जहन में वो नेगेटिव बात क्यों आ जाती है। जो लिबरल के बारे में हम ये सोचते हैं कि वो लादीन होते हैं, वो मज़हब को नहीं मानते, या वो गुस्ताख होते हैं, या वो मदर पिदर आज़ाद होते हैं। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये भी एक बात पाई जाती है। ऐसा भी नहीं है कि लिबरल जो है मैं उसको बड़ा कहूँ कि वो तो बड़े मज़हबी लोग हैं। मज़हबी नहीं होता है इन अ सेंस कि जब भी लिबरल जो है वो लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो वो अपने इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इतना आगे चले जाते हैं कि फिर वो मज़हब को भी वॉयलेट करना शुरू कर देते हैं। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कभी कभी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं, कभी कभी वो मुक़द्दस हस्तियों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि जब भी किसी जगह पे स्पेशली मुसलमानों के हवाले से, मुसलमानों के दीन के हवाले से, या फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई गुस्ताखी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पर ये लिबरल्स जो है, चूँकि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो कहते हैं कि खैर है, ये तो कोई बात नहीं है, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो तो लिबर्टी है हर एक बंदे को। तो जब वो अपने बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि जब लिबरल्स अपने हुदूद और क़ुयूद से निकल कर कुछ आगे जाते हैं, मज़हब को वॉयलेट करते हैं, फिर वो हम कहते हैं, और फिर उनके बारे में ये तासुर पाया जाता है कि लिबरल्स जो हैं वो लादीन होते हैं। और उसमें कोई शक व शुबे की बात भी नहीं है। आम तौर पर जितने भी लिबरल्स हैं उनके नज़रियात तकरीबन इन जैसे हैं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। लिहाजा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है, और उसमें भी अगर आप उसको उठाकर देख लें तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के आगे एक चीज़ लिखी हुई है, और वो ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद ये नहीं है कि आप मज़हब के बारे में या फिर आप मुक़द्दस हस्तियों के बारे में बोलें, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आएगा, बल्कि वो एक क्रिमिनल लॉ के अंडर और क्रिमिनल केस बन जाएगा, वो फौजदारी मुकदमात के तहत एक जुर्म होगा। तो लिबरलिज़म जो है इट्सेल्फ
कोई गलत बात नहीं कहता, लेकिन जब वो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तारीफ़ करते हुए बहुत ही आगे बढ़ता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि जी ये लिबरल्स जो हैं वो लादीन होते हैं। तो लिबरलिज्म जो है वो हमेशा ये बात करता है कि लिबर्टी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इंडिविजुअलिज्म की, इंडिविजुअल के वेलफेयर की और उसके डेवलपमेंट की बात करता है। क्योंकि इंडिविजुअल कहता है कि ह्यूमन एज अ रैशनल बीइंग, ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो एक ऐसा जानवर तो नहीं है, एक ऐसा जानदार है जो कि अक्ल रखता है, अक्ल के बेस पे फैसले करता है। जिस तरह के हांस जे मार्गेंतो ने कहा था कि ह्यूमन इज़ पॉलिटिकल एनिमल, तो लिबरलिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो एक एनिमल नहीं है, बल्कि वो शऊर रखने वाला इंसान है जो अपने अक्ल के बेस पर फैसले करता है। तो इसलिए लिबरलिस्ट हमेशा इंसान की वेल बीइंग को चाहेगा और वेल बीइंग की बात करेगा। तो ये तो थी डिफिनीशन लिबरलिज्म की। जब हम आईआर में लिबरलिज्म को पढ़ते हैं तो आईआर में लिबरलिज्म जो है वो कॉपरेशन अमंग द स्टेट्स की बात करता है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करता है, जमहूरी अक़दार के प्रोमोशन की बात करता है और इंटरडिपेंडेंस की बात करता है, एक दूसरे पर इन्हिसारी की बात करता है। लिबरलिज्म हमें ये बताता है कि जब दो रियासतों के अंदर अच्छे ताल्लुकात होंगे, उनके दरमियान जमहूरी अक़दार होंगी, वो बातों को, मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। जब वो डिपेंडेंस का रूल अप्लाई करेंगे, एक दूसरे पर इन्हिसार करते हुए एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें करने से एक रियासत या दो रियासत या तीन रियासतों के अंदर जंग के ख़तरात कम से कम होंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि आपके मसाइल हों और आप अपने मसाइल को जंग के ज़रिए हल करें। लिबरलिस्ट कहते हैं कि मसाइल का हल जंग नहीं है, बल्कि अनार्की के बावजूद इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की मौजूद है, वो हम मानते हैं, लिबरलिस्ट कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क पर जो है वो चढ़ दौड़े, बल्कि वो अपने मामलात को नेगोशिएशंस के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, पीस और कोऑपरेशन के ज़रिए हल करें। जब वो ऐसा करेंगे तो इससे इंडिविजुअल का वेलफेयर होगा, उससे इंडिविजुअल जो है वो खुशहाल होगा। तो ये बेसिक आइडिया है लिबरलिज्म का। जब हम लिबरलिज्म के थॉट्स को पढ़ते हैं, लिबरलिज्म के आइडियाज़ को पढ़ते हैं, तो जिस तरह रियलिज़म के कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जिन्होंने रियलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया था, इस तरह लिबरलिज्म में भी कुछ ऐसे फ़िलासफ़र्स हैं जो लिबरलिज्म के आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं। उनमें जो हमारे पास नाम है, जो पुराने वक्तों के नाम हैं, उनमें 17वीं सेंचुरी के जॉन लॉक है, जिन्होंने अपने तहरीर में, अपनी राइटिंग्स में लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और रूल ऑफ लॉ की बात की। ये वो आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के। इसके अलावा एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ भी, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि 18वीं सेंचुरी के एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, तो उस वजह से वो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात करते हैं और फ्री ट्रेड की बात करते हैं अपने राइटिंग्स के अंदर। बैंथम जो एक फ़िलासफ़र हैं, बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफेसर है और जूरिस्ट भी है, 18वीं सेंचुरी में गुजरे हैं, तो वो इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं और लॉ ऑफ नेशंस की बात करते हैं। इमैनुअल कांट जो है वो जर्मन प्रोफेसर है, फ़िलासफ़र है, वो फेडरेशन ऑफ रिपब्लिक स्टेट्स की बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज़ की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं। यानी वो स्कॉलर्स हैं जो कि इन कोर एलिमेंट्स की, कोर आइडियाज़ की बात करते हैं। यही वो कोर आइडियाज़ हैं लिबरलिज्म के। यानी ये स्कॉलर्स कहते हैं कि जब इंटरनेशनल लॉज हों, जब दो रियासतों के अंदर या बहुत ज़्यादा रियासतों के अंदर फ्री ट्रेड हो, जब इंटरनेशनल लॉ मौजूद हो और रूल ऑफ लॉ हो, यानी सारे स्टेट्स जो हैं उस लॉ के पाबंद हों, जब फेडरेशन ऑफ रिपब्लिकन स्टेट्स हों, यानी एक फेडरेशन हो, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस हैं, जिस तरह एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कि वो मसाइल के हल के लिए कोशिश करते हैं मशवरे के साथ, नेगोशिएशंस के साथ, जब ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी तो लिबरलिस्ट ये कहते हैं कि उस वक़्त जंग के ख़तरात बहुत कम होंगे और रियासतें जो है वो कोऑपरेशन के ज़रिए आगे बढ़ेंगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं मज़ीद, हम लिबरलिज्म को समझते हैं तो हम उसके 3 डायमेंशंस को बात करते हैं। 3 डायमेंशंस लिबरलिज्म के क्या हैं? इकनॉमिक है, सोशल या जिसको हम ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं वो हैं, और पॉलिटिकल में हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। यानी लिबरलिज्म के जो 3 डायमेंशंस हैं वो ये कहते हैं कि जब रियासतों के अंदर इकनॉमिक ट्रेड हो,
जब ट्रेड रिलेशंस हों तो उससे जंग के ख़तरात कम होंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान चाइना है, तो पाकिस्तान चाइना के दरमियान इकनॉमिक ट्रेड है, तो इकनॉमिक ट्रेड की वजह से वो एक दूसरे पर हमला करने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लिंक है इकोनॉमी के अंदर। फिर हम बात करते हैं सोशल यानी ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज़ की। सोशल एक्टिविटीज़ से मुराद ये है, लिबरलिस्ट कहते हैं कि जब रियासतों के अंदर एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ऑफिशियल रिलेशंस हों, लेकिन आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनऑफिशियल रिलेशंस भी होते हैं। जिस तरह एक मुल्क के बाशिंदे दूसरे मुल्क के लोगों से ताल्लुक़ कायम करते हैं, वहाँ पर एक मुल्क में एक इंडिविजुअल जो है वो एक कंपनी बनाता है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो जाकर किसी दूसरे मुल्क में ट्रेड करता है, वो मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेट करती है दूसरे मुल्क में, तो ये स्टेट के सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इससे भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात पैदा होंगे और इससे भी इंटरनेशनल स्टेट्स जो है वो कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। और जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से लिबरलिस्ट ये मुराद लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस कायम की जाए इंटरनेशनल। जितनी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस कायम होंगी तो उतनी ही ज़्यादा जंग के ख़तरात कम होंगे। जिस तरह यूएन है, जिस तरह सार्क है, जिस तरह ओआईसी है, जिस तरह D8 है, जिस तरह बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनली, तो ये सारे चीज़ें जो हैं ये 3 डायमेंशंस ऑफ लिबरलिज़म है। इसके अलावा लिबरलिज़म को मज़ीद समझने के लिए हमारे पास ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं। जिस तरह लिबरलिज़म जो है वो इंडिविजुअलिज़म की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, टॉलरेंस की बात करता है, फ्रीडम, पीस, प्रोग्रेस की बात करता है। लिबरलिज़म कहता है कि हमें अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट पर फोकस करना चाहिए, हमें ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो हमारे यहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, जिस तरह के ग्लोबल टेररिज्म है, जिस तरह के कोविड-19 या हमारे हेल्थ के इश्यूज़ हैं। कुछ हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट में आ जाते हैं, हमें उसकी तरफ जब फोकस करेंगे तो ऑलरेडी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरह हम जब इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे तो कोऑपरेशन आएगी। जब हम लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की तरफ आएंगे, हम जमहूरी अक़दार की तरफ आएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वो एलिमेंट्स हैं लिबरलिज़म के, जिससे रिस्क जो है वो रियलिज़म के जो थॉट्स हैं, जो पावर और सिक्योरिटी की बातें हैं, जो जंग की बातें हैं, वो कम हो जाएंगी। उस तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जहाँ पर मैंने ऊपर भी बात की, इंटरडिपेंडेंसी की भी बात मैंने की, इंटरनेशनल लॉ की भी मैंने पिछले स्लाइड्स में भी और इस स्लाइड में भी मैंने बात की। तो ये वो कोर एलिमेंट्स हैं, वो कोर आइडियाज़ हैं लिबरलिज़म के। हमारे पास लिबरलिज़म के कोर आइडियाज़ कुछ और भी हैं, जिससे हमें मज़ीद जो है वो लिबरलिज़म को समझने में मदद मिलती है। वो ये है कि लिबरलिज़म ये कहता है कि इंडिविजुअल्स आर द प्राइमरी इंटरनेशनल एक्टर्स। वो ये कहते हैं कि मेन जो एक्टर्स हैं ना इंटरनेशनल सिस्टम में, वो इंडिविजुअल है। इसके बरअक्स रियलिज़म ने कहा था कि स्टेट जो होता है वो मेन एक्टर होता है। लिहाजा लिबरलिज़म कहता है नहीं, इंडिविजुअल मेन एक्टर होता है। लिबरलिज़म कहता है कि जब जंग होती है तो रियासतें बरकरार रहती हैं, रियासतें कायम रहती हैं, तो नुकसान होता है इंडिविजुअल का, क्योंकि मेन जो एक्टर है वो इंडिविजुअल्स हैं। वो ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं लिबरलिस्ट कि मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान में जंग हुई 20 साल, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग हुई, तो 20 साल बाद अमेरिका निकल गया यहाँ से, तो बिलाखिर स्टेट तो वही है, अफ़गानिस्तान भी वही है और जो अमेरिका है वो भी वही है। कोई असर नहीं पड़ा स्टेट के ऊपर, लेकिन फ़र्क पड़ा इंडिविजुअल्स पर। वहाँ भी लोग मरे, यहाँ भी लोग मरे, तो तावान या नुकसान किसका हुआ? वो इंडिविजुअल का हुआ। तो लिबरलिज़म हमें कहता है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पर सोचना चाहिए, हमें इंडिविजुअल के फलाह बहबूद के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो प्राइमरी एक्टर्स नहीं है। प्राइमरी एक्टर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट इंटरेस्ट और डायनेमिक, स्टेट के जो इंटरेस्ट है वो बदलते रहते हैं। तो हमें ऐसे कोई काम करने चाहिए, हमें ऐसे पॉलिसीज़ अपनाने चाहिए जिससे इंडिविजुअल जो है वो तरक्की करें। जब हम लिबरलिज़म के आइडियाज़ की बात करते हैं तो हमने पढ़ा पिछले स्लाइड्स में कि उसके आइडियाज़ बहुत सारे लोगों ने पेश किए, जिस तरह के मैंने कहा इमैनुअल कांट ने पेश किए, बेंथम ने, एडम स्मिथ ने, जॉन लॉक ने किए, लेकिन उस वक़्त उनकी बातों को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। जब हम लिबरलिज़म को एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन बात करते हैं तो हमारे पास जो नाम आता है वो वुडरो विल्सन का है। वुडरो विल्सन
अमेरिका के प्रेसिडेंट थे पहली जंग अज़ीम के दौरान, वो पीएचडी स्कॉलर भी थे, एक एकेडमिशियन थे। तो उन्होंने जो अपने 14 पॉइंट्स पेश किए वो एक लिबरलिज़म को समझने के और एकेडमिक डिसिप्लिन में लिबरलिज़म को लाने के लिए बड़े मुफीद और बहुत अहम है। वुडरो विल्सन ने वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही जनवरी 1918 में एक स्पीच के दौरान अपने 14 पॉइंट जिक्र किए। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि पहली जंग अज़ीम ख़त्म हुई है नवंबर 1918 में। तो जंग के दौरान ही उसने कुछ बहुत ही अहम नुकात पेश किए जो लिबरलिज़म में हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं। तो अगर आप इस पर ध्यान दें तो उसमें कुछ ग्रीन है और कुछ वाइट है। जो वाइट हैं वो उस वक़्त के हालात के मुताबिक मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए वो बातें हैं जो की गई हैं, जो उनके इख्तियारात के हवाले से हैं वग़ैरह। लेकिन जो ग्रीन कलर के हैं वो बेसिक आइडियाज़ हैं जिसको हम लिबरलिज़म में आज भी पढ़ते हैं, क्लासिक लिबरलिज़म में। सबसे पहले वो ओपन डिप्लोमेसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी दो ममालिक के दरमियान ट्रीटी हो तो वो ट्रीटी में कोई सीक्रेट बात नहीं होनी चाहिए। जब ट्रीटी में कोई सीक्रेट बात होती है तो तब जाकर दो ममालिक के दरमियान अनसर्टेनिटी पैदा होती है, कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी डिलेमास पैदा होते हैं। तो लिहाजा रियासतों के अंदर जो डिप्लोमेसी होती हैं उनमें सीक्रेट नहीं होना चाहिए। फिर वो बात करते हैं इक्वल ट्रेड की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जंग हो या अमन, समंदरों को आज़ाद होना चाहिए ताकि वहाँ पर फ्री जो है ट्रेड हो सके और पीसफुली ट्रेड हो सके, क्योंकि जब ट्रेड होगी तो रियासतों के अंदर जो है वो जंग के ख़दशात कम होंगे। फिर वो बात करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्म्स हैं, जो असलहे हैं, उनकी पैदावार को डिक्रीज़ किया जाए। जब उनकी पैदावार को डिक्रीज़ किया जाएगा तो उससे दो फ़ायदे होंगे। पहली बात तो ये कि उससे अनसर्टेनिटी पैदा नहीं होगी। दूसरी बात ये कि वही पैसा, वही जीडीपी, वही इकोनॉमी मुल्क जो है वो डेवलपमेंटल कामों में इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो पावर्टी के लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन वो असलहे की बागदौड़ में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में है। लिहाजा ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक होती है और ये रियलिज़म का बेसिक आइडिया है पावर गेनिंग। लेकिन लिबरलिज़म कहता है कि पावर को गेन करना जो है वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि कॉपरेशन के ज़रिए और पीस के ज़रिए आप अपनी इकॉनमी पर फोकस करें। अच्छा, फिर उन्होंने उस वक़्त जो कॉलोनियल सिस्टम था, ग्रेट ब्रिटेन, आपको पता है कि अफ्रीका में और एशिया में उनकी हुकूमत थी, कॉलोनीज़ उसने बनाई हुई थी। तो उन्होंने वुडरो विल्सन ने ये भी कहा कि उनके मसाइल को डेमोक्रेटिकली हल करें। और इसके बाद 14 पॉइंट अगर आप देखें तो उसने क्रिएशन ऑफ लीग ऑफ नेशन की बात की, वो जो बाद में बनी भी वेस्ट में कि एक लीग ऑफ नेशन बना जो इसका मकसद मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करना था। तो ये वो बेसिक आइडियाज़ हैं लिबरलिज़म के, जिसको हम एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, जिसको वुडरो विल्सन जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसने पेश किया। जब हम लिबरलिज़म को हमने समझा, उसके नज़रियात को समझा, उनके प्रोफेसर जो फ़िलासफ़र्स हैं उनको समझा, उनके आइडियाज़ को, फिर वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स को, जिसको हम आगाज़ समझते हैं क्लासिक लिबरलिज़म का एकेडमिक डिसिप्लिन में जब हम बात करते हैं लिबरलिज़म की। अब हम आते हैं न्यू लिबरलिज़म क्या है, न्यू लिबरलिज़म का आगाज़ कैसे हुआ और इसके कोर असम्पशंस क्या हैं, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। तो ज़ाहिर बात है जब हम न्यू लिबरलिज़म की बात करते हैं तो न्यू लिबरलिज़म जो है वो रिवाइज्ड वर्जन है लिबरलिज़म थ्योरी का। यानी लिबरलिज़म को हम क्लासिक लिबरलिज़म कहते हैं और फिर जदीद दौर में जो जदीद तकाज़े हैं, लिबरलिज़म का स्कोप जो है वो ज़्यादा हुआ, एक्सटेंड हुआ। तो उसके ज़रिए हम जब लिबरलिज़म के आइडिया को मॉडिफाई शक्ल में बयान करते हैं, थोड़ा सा उसकी स्कोप को मज़ीद वसअत देते हैं, तो हम उसको न्यू लिबरलिज़म कहते हैं। यानी ये एक रिवाइज्ड वर्जन ऑफ न्यू लिबरलिज़म की थ्योरी का है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद आगे स्लाइड्स में समझते हैं। जिस तरह जेम्स रोज़ेनो ने कहा कि कंटेम्प्रेरी दौर में जब हम न्यू लिबरलिज़म को पढ़ेंगे, ज़ाहिरी बात है कि लिबरलिज़म अब महज दो ममालिक के दरमियान सिर्फ कॉपरेशन और इकनॉमिक ट्रेड का नाम नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी अब इसमें शामिल हुई हैं जदीद दौर में, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो जेम्स रोज़ेनो जो हैं वो इसको 4 वेरिएबल्स में तकसीम करते हैं, जिसको वो नाम देता है सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म, कमर्शियल लिबरलिज़म, रिपब्लिकन लिबरलिज़म और इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज़म। सबसे पहले बात करते हैं सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म की। सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म क्या है? सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म बेसिकली द स्टडी ऑफ ट्रांसनेशनल रिलेशंस, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़, रिलेशन बिटवीन पीपल आर मोर कोऑपरेटिव एंड मोर सपोर्टिव देन स्टेट्स। सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म ये कहता है कि जो लिबरलिज़म है
उसमें जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, यानी प्राइवेट के इंटरेक्शंस या ग्रुप्स के इंटरेक्शन, सोसाइटी लेवल की, यानी एक रियासत के दूसरी रियासत के साथ ऑफिशियल ताल्लुकात तो हैं जिसको वो अपने फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कायम करता है कोई रियासत दूसरी रियासत के साथ, लेकिन जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं आजकल ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ऑनलाइन बिजनेस है या कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाई गई है वो दूसरे मुल्क में ऑपरेट कर रही है, या कोई एनजीओ बना है एक मुल्क में जिसको प्राइवेटली लोग इंडिविजुअल्स बनाते हैं लेकिन वो दूसरे मुल्क में ऑपरेट करती है, तो उससे उस मुल्क का इमेज जो है वो अच्छा होता है, उससे उस मुल्क के बाशिंदों के बारे में अच्छा तासुर पैदा होता है, उससे रियासत जो है दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होते हैं। ना सिर्फ ये कि मजबूत होते हैं बल्कि कहते हैं कि दे आर मोर कोऑपरेटिव एंड मोर सपोर्टिव दैन स्टेट्स, या स्टेट्स के जो रिलेशन होते हैं ना उससे जो सोशल रिलेशंस होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग, मोर सपोर्टिव, मोर कोऑपरेटिव होते हैं। तो जदीद दौर में जो सोशलॉजिकल लिबरलिज़म है वो बहुत ज़्यादा उसका दायरेकार वसी हुआ है। ठीक है, सोशलिज़म, सोशलॉजिकल लिबरलिज़म से मुराद सोशली लोगों के ताल्लुकात हैं स्टेट्स के साथ, मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ। ठीक है, जब हम कमर्शियल लिबरलिज़म की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है कमर्शियल के साथ ही हमारे जहन में बात आई इंडस्ट्रीज़ की, मार्केट की, इकोनॉमी की और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, इकोनॉमिक जो है आपस में लेन देन के लिए ममालिक के दरमियान जितने भी इकोनॉमिक ट्रीटीज़ होती हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, वो सारे इस बात में आ जाती हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक बात से समझ सकते हैं और वो है कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी। कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल लिबरलिज़म या न्यू लिबरलिज़म का, जो एक ब्रांच है कमर्शियल लिबरलिज़म का, उसका ये कहता है कि जितना भी ये इकोनॉमी, ये ट्रेड, ये इकोनॉमिक ट्रेड का कॉन्सेप्ट, जितना भी इसका जाल जो है वो कम्प्लेक्स होगा, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी आएगी, एक रियासत दूसरी रियासत के साथ ट्रेड रिलेशंस कायम करेगा, बल्कि इस वक्त तो बाकायदा एक रीजन एशिया यूरोप के साथ, यूरोप अमेरिका के साथ, अमेरिका अफ्रीका के साथ, तो इस तरह बाकायदा रीजन वाइज एक इंटरडिपेंडेंसी आ चुकी है कम्प्लेक्स। तो लिबरलिस्ट कहते हैं कि जितनी ये कम्प्लेक्स होगी उतनी ही ज़्यादा कोऑपरेशन और पीस कायम होगा, उतनी ही ज़्यादा रियलिज़म के अगेंस्ट जो है वो कोऑपरेशन पैदा होगी। ठीक है, और लिबरल जो आइडियाज़ हैं वो प्रमोट होंगे। तो कमर्शियल लिबरलिज़म बेसिकली वो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की और फ्री ट्रेड की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद जब हम रिपब्लिकन लिबरलिज़म की बात करते हैं तो रिपब्लिकन लिबरलिज़म से मुराद ये है कि स्टेट में और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी आएगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ प्रमोट होंगे, उतनी ही ज़्यादा मसाइल जो है वो कम होंगे और जंग के ख़दशात जो है वो कम होंगे। यही बात इमैनुअल कांट ने भी की थी और यही जदीद दौर में माइकल डॉयल भी करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से जंग के ख़तरात कम होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो दुनिया की रियासतें तब्दील होती थी जंगों के ज़रिए। आप देखते हैं कि एक फैमिली, एक डायनेस्टी हुकूमत करती थी 300-400 साल, फिर उसी को रिप्लेस करते थे दूसरी डायनेस्टी जंग के ज़रिए, फिर वो डायनेस्टी आ जाती थी 200-300 साल हुकूमत करती थी, 500 साल हुकूमत करती थी, फिर उसको भी जंग के ज़रिए रिप्लेस किया जाता था। लेकिन जदीद दौर में अगर आप देखें स्टेट्स के अंदर तो बाकायदा 5 साल बाद बड़ा सॉफ्टली और डेमोक्रेटिकली वो अपने गवर्नमेंट को छोड़ देते हैं, फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर नई हुकूमत आ जाती है। तो ये जंग के ख़तरात जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू से कम हो जाते हैं। तो रिपब्लिकन लिबरलिज़म यही कहता है कि जितना भी आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा पीस आएगा, बल्कि परपेचुअल पीस आएगा, ये हमेशा के लिए कायम रहने वाला पीस आएगा, वो ना ख़त्म होने वाला पीस होगा। क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि मसाइल को मशवरे के ज़रिए और निगोसिएशन के ज़रिए हल किया जाता है, ना कि लड़ाई झगड़े के ज़रिए। इसको हम कहते हैं रिपब्लिकन लिबरलिज़म। फिर हमारे पास आ जाता है लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म, जिसको हम न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म भी कहते हैं। वो बात करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, यानी ये लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म या न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म ये कहता है कि जितने ज़्यादा इंटरनेशनल सिस्टम्स बनेंगे उतने ही ज़्यादा एक मुल्क जो है उसमें जंग के ख़तरात कम होंगे और पीस की तरफ वो ममालिक ज़्यादा जाएंगे। तो लिबरल कहते हैं, लिबरल्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बनाने की ज़रूरत है, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो प्रमोट हों और जिससे ख़तरात जो है वो कम हों जंग के और आपस में लड़ाइयों के।
इसके अलावा अगर आप इस स्लाइड पर फोकस करें तो इसमें मैं आपको दो जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक मल्टीपल इश्यूज़ और एक म्यूचुअल इंटरेस्ट। मल्टीपल इश्यूज़ और म्यूचुअल इंटरेस्ट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जदीद दौर में, मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि जो लिबरलिज़म है वो जस्ट रियासतों के अंदर ताल्लुकात का, कॉपरेशन का नाम नहीं है या ट्रेड रिलेशंस का। अब जदीद दौर में हालात ऐसे बने हैं कि कुछ ऐसे इश्यूज़ आ चुके हैं जो किसी एक मुल्क के नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, वो इंडिया के नहीं है, वो चाइना के नहीं है, वो रशिया के नहीं है, वो अमेरिका के नहीं है, वो मल्टीपल इश्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल ग्लोबल इश्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज है, या इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है, इसके अलावा टेररिज्म है, इसके अलावा कोविड-19 है, हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इंटरनेशनल है, वो किसी मुल्क के मसले नहीं है। जिस तरह कि मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, अब ये म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है, ये मल्टीपल या इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात है। मिसाल के तौर पर अभी दुनिया का जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, तो इस बढ़ने की वजह से इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, इससे पूरी दुनिया का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है। तो अभी इस मसले को हल करने के लिए इंटरनेशनली एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, इंटरनेशनल स्टेप्स की ज़रूरत है, इंटरनेशनली स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए मिलजुल कर काम करना होगा। इसके अलावा टेररिज्म के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को एक साथ जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक अपने वसाइल को बरकरार लाते हुए इन मसाइल पर काबू पाएँ, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यूज़ हैं। और ज़ाहिरी बात है कि ये इश्यूज़ वो इश्यूज़ थे जो आज से 100 साल पहले या 50-60 साल पहले नहीं हुआ करते थे। तो जदीद दौर में जो लिबरलिज़म है उसका स्कोप जो है वो बढ़ चुका है। जिस तरह मैंने कोरोना की बात की, जिस तरह मैंने टेररिज्म की बात की, जिस तरह मैंने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, क्लाइमेट चेंज की बात की, तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो मॉडर्न इश्यूज़ हैं, और उसको जब हम लिबरली रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं पीस के ज़रिए, लिबरलिज़म के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए, अमन के ज़रिए, तो उसको फिर हम कहते हैं न्यू लिबरलिज़म। तो न्यू लिबरलिज़म बेसिकली लिबरलिज़म ही है, लेकिन उसका दायरा-ए-कार जो है वो वसी हो चुका है, ठीक है। ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने लिबरलिज़म को पढ़ा, न्यू लिबरलिज़म को पढ़ा और न्यू लिबरलिज़म के 4 वेरिएबल्स को पढ़ा, जिसमें सोशोलॉजिकल लिबरलिज़म, रिपब्लिक लिबरलिज़म, इकोनॉमिक लिबरलिज़म जिसको हम कमर्शियल लिबरलिज़म कहते हैं, दीगर ये सारी चीज़ें हमने बाकायदा डिस्कस की, बड़ी डिटेल में हमने आपको आइडिया क्लियर करवा के दिया। अब ये सवाल है, जो एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 6 इज़ अ होल, वो ये है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू लिबरलिज़म। न्यू लिबरलिज़म का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और एक्सप्लेन द 4 वेरिएबल्स ऑफ न्यू लिबरलिज़म इन डिटेल। और न्यू लिबरलिज़म के जो 4 वेरिएबल्स हैं जो अभी मैंने डिस्कस किए, उनको भी आप डिटेल में बयान करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।